We begin with our fourth lecture of electrostatics today और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टार्ट करना चाहेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। अभी तक हम कूलम्ब्स लॉ के काफी सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं जहां पर हमने स्केलर फॉर्म में बहुत सारी जगह सुपरपोजिशन भी लगा लिया, एसएचएम ऑफ पार्टिकल्स भी पढ़ लिया, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम वेक्टर फॉर्म के लिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम चार्जेस के बीच के फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कूलम्ब्स लॉ को भी एक वेक्टर फॉर्म में डेवलप करना चाहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं एक बहुत ही बेसिक आपको प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहा हूँ जहां से आपको समझना बहुत आसान होगा। फिर इसका एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो आपको काफी किताबों में मिलेगा जब आप पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर अपन चले जाएंगे। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कि दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, मैंने यहाँ पर ओरिजिन पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया है और ये जो रखा है चार्ज वो रखा है ओरिजिन पे विद द कोऑर्डिनेट्स 0 0 0। फाइन, यहाँ पर मैंने एक और चार्ज पार्टिकल ले लिया क्यू नॉट। फाइन, एक और चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट जिसके ऊपर मैं वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकालना चाहूंगा। ऑब्वियस ही बात है, सबको समझ में आता है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को, लेट अस से ये भी पॉजिटिव चार्ज ही था, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में किसी फोर्स के साथ। फाइन, where f vector represents the force acting on q naught due to capital Q। मान लेता हूं कि यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है और कह देते हैं कि इस चार्ज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y, z। यहां तक आप समझ चुके होंगे। अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स को सिंपली अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख दूंगा k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है r, तो फोर्स जो लगेगा वो लगेगा k q q नॉट बाय r स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं है, वेक्टर फॉर्म नहीं है ये, तो स्केलर फॉर्म की बात चल रही है। ठीक, अब अगर आप इस डायरेक्शन को समझ पाए तो डायरेक्शन इज सच दैट q नॉट इज गेटिंग रिपेल्ड बाय q। अगर रिपल्शन हो रहा है तो ध्यान से समझिएगा f की डायरेक्शन ये है। मैं r वेक्टर को, जो कि हमारा r वेक्टर है, उसे डिफाइन करने जा रहा हूं। अब ये r वेक्टर क्या है? ये r वेक्टर वो पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पर हम फोर्स निकाल रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली r stands for position vector of q naught with respect to, यहां पर तो हमारा ओरिजिन ही है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हमने देख लिया? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये वाला पॉइंट ओरिजिन जहां पर फॉर्चुनेटली हमारा प्लस क्यू चार्ज भी सिचुएटेड है। फाइन, यहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज भी रखा हुआ है। तो एक्चुअली स्पीकिंग ये आर वो पोजीशन वेक्टर होता है जिस पॉइंट पर फोर्स निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से निकाला जा रहा है वो वेक्टर। तो समझिएगा, आर वेक्टर कहां से कहां पॉइंट करता है? आर वेक्टर पॉइंट करता है जिसके ऊपर फोर्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू जिसके कारण निकालना है। तो एक्चुअली आर वेक्टर हमने कैसे लिखा? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट माइनस पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। तो मैं आर वेक्टर को कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस what is the position vector of the origin? सिंपल है, this is 0 i cap 0 j cap 0 k cap। तो आपके पास जो r वेक्टर बन के आएगा वो एक्चुअली बन के आएगा x i cap y j cap प्लस z k cap। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर r। इनफैक्ट अगर इसी फोर्स को मैं स्केलर फॉर्म की जगह वेक्टर में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिख देंगे? F is equals to फोर्स, ये फोर्स जो है वो लिखूंगा k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। चलने दीजिए, लेकिन फोर्स क्योंकि अब आपके पास एक मैग्नीट्यूड आ चुका है, आपको एक डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे कि इसका डायरेक्शन किसकी तरफ है? ये फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में हमने ये पोजीशन वेक्टर r डिफाइन किया है। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर लगा दिया जाएगा, आर कैप लगा दिया जाएगा। इस आर कैप को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है? स्मॉल आर है। खत्म हो गई कहानी, जिससे कि आप फोर्स को अल्टीमेटली ऐसा लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट इनटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। समझ आई ये बात आपको? के क्यू क्यू
नॉट अपॉन आर क्यूब। गौर से समझना, इसमें आर वेक्टर हमने क्या लिया है, आर पोजीशन वेक्टर है उस चार्ज्ड पार्टिकल का जिसके ऊपर फोर्स निकाला गया विथ रिस्पेक्ट टू, ये पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में है, ये उस चार्ज के रिस्पेक्ट में जिसके कारण फोर्स निकाला गया। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिए, अभी के लिए दिमाग में स्टोर रखिए। आर की वैल्यू आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट जो है वो r का मैग्नीट्यूड आपको दे देगा। r का मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए, वेक्टर फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। बट यूजुअली जब आप पेपर्स आप देखेंगे, आप बुक्स में जाएंगे, तो वहां पर एक्सप्रेशन कुछ अलग टाइप के लिखे हुए होते हैं। अब मैं उस एक्सप्रेशन को डेवलप कर लेता हूं, ताकि अभी तो आप ये बेसिक समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, वही सारी बातें हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। मान लेता हूं कि मेरे पास एक चार्ज जो है प्लस का q1 वो इस पोजीशन पे है, सच दैट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है। सिमिलरली एक और चार्ज पार्टिकल मैंने ले लिया प्लस का q2, सिंपलिसिटी के लिए मैं q2 ले रहा हूं, वो भी पॉजिटिव ही ले रहा हूं, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो डिफाइन कर दिया मैंने r2 वेक्टर से। फाइन, एक पोजीशन वेक्टर r1, दूसरा पोजीशन वेक्टर r2। मैं निकालना चाहूंगा कि q1 के कारण q2 पे कितना फोर्स लगा और q2 के कारण q1 पे कितना फोर्स लगा। आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, दे विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग q1 एंड q2। तो q1 और q2 के रिस्पेक्ट में लाइन जॉइन कर दी मैंने। ये q1 क्या करेगा, इस q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा किसी फोर्स के साथ, ये q2 क्या कर रहा होगा, इसे रिपेल कर रहा होगा उसी फोर्स के साथ। मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फोर्सेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, सब समझ में आ गई है, यहां तक बात हमें समझ में आ रही है। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला मैंने टर्मिनोलॉजी डिफाइन की F21, जो कि हमें कहता है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। फर्स्ट के कारण सेकंड के ऊपर लगने वाला फोर्स F21 है। तो एक्चुअली फर्स्ट जो सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो ये वाला फोर्स लगा रहा है, तो इसे मैंने F21 से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली F12 में डिफाइन करूंगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सेकंड के कारण फर्स्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स, Q2 इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इसे मैंने लिख दिया F12, फर्स्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स सेकंड के कारण। ठीक है, अब मैं सिंपलिसिटी के लिए एक पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन करूंगा। ध्यान से समझना, पोजीशन वेक्टर क्या है। एक पोजीशन वेक्टर जो है वो 1 से 2 की तरफ जा रहा है, सच दैट इस वेक्टर को, ये वाला जो वेक्टर है q1 से q2 की तरफ आ रहा है। ध्यान से समझिए, इसकी टेल कहां है, q1 पे, हेड कहां है, q2 की तरफ। ठीक है, तो इसे मैंने लिख दिया r21 वेक्टर, r21 वेक्टर। अब ये r21 क्या डिफाइन किया, ध्यान से समझना। This is the position vector of second particle with respect to first. Second particle with respect to first. Similarly मैं R12 डिफाइन कर सकता हूं। भाई R12 क्या है, इसी का तो उल्टा हो जाएगा, R12 हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। तो एक्चुअली अगर मैं R21 लिखना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल लॉ यूज कर रहा हूं। इस ट्रायंगल लॉ, ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख डालिए। चलिए बताइए, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। तो आई कैन राइट R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस थर्ड साइड विच इज R2 वेक्टर। तो R21 को आप एक्चुअली लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से। सिमिलरली आप R12 को भी लिख सकते हैं, R12 इसी का रेसिप्रोकल और इसी का उल्टा चीज हो जाएगी विच इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मैं समझता हूं ये दोनों वेक्टर्स लिखने में किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हम ये बात भी समझ रहे हैं कि भैया ये फोर्सेस हैं, इस तरीके से हैं, ये फोर्सेस लग रहे हैं, और ये पोजीशन वेक्टर्स हमने डिफाइन कर लिए। अब समझना, अब अगर मैं लिखना चाहूं कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स जो सेकंड पे लग रहा है किसके कारण, फर्स्ट के कारण, तो मैं उसे लिखूंगा k q1 q2 अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर।
विच इज R21 का स्क्वायर, और ये तो हमारे पास केवल मैग्नीट्यूड आया, और डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्शन तो यही वाली है क्योंकि सेकंड के ऊपर जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर विल गिव यू यूनिट वेक्टर, तो अपन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या लिखूंगा, R21 कैप लिखूंगा। इनफैक्ट इसी R21 कैप को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो आप फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट को ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाय R21 का क्यूब इनटू R21 वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आप फोर्स इवैल्यूएट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, इसी का एक छोटा सा वेरिएंट जो इसी में मैं आगे बताऊंगा आपको, इसी को ही कंटिन्यू करता हूं। देखो बस एक्सप्रेशंस देखने में डराते हैं, बाकी है कुछ भी नहीं। अभी जैसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो तुम्हें बहुत आसान लगेंगे ये चीजें। तो F21 को मैं क्या लिख सकता हूं, F21 कैन बी रिटन एज KQ1 Q2 बाय R21 का क्यूब, और R21 वेक्टर को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बहुत ही आसान सी चीज, ठीक है। एक बात और समझिए, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए, क्या R21 is negative of R12? Yes, absolutely, very easy. तो अगर मैं यहां पर इसको KQ1 Q2 बाय R21 का क्यूब लिख के माइनस साइन कॉमन निकाल लूं तो मुझे बचेगा यहाँ पर R1 माइनस R2 वेक्टर, फाइन, R1 माइनस R2 वेक्टर। और अगर R1 माइनस R2 है तो R1 माइनस R2 एक्चुअली क्या है, R21 है, Q1 Q2 बाय R21 का क्यूब, और ये वेक्टर हो जाएगा R12 वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, क्या मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों वेक्टर्स बराबर है, बिल्कुल ऑब्वियसली साफ सी बात है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं। तो R21 एक्चुअली R12 के ही बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसी को मैं R12 लिखूं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप समझिए, इसे मैंने F21 लिख दिया। इस इक्वेशन को गौर से देखिए, Q1 Q2 by R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R12, तो ये चीज क्या बन गई, ये बन गई फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। देख लीजिए, यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि जो फोर्स सेकंड पे लग रहा है फर्स्ट के कारण, वही फोर्स फर्स्ट पे लग रहा है सेकंड के कारण, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंप्लाइज अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल लग रहे होंगे, ठीक है। आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे इसे। बस ये याद रखिएगा कि जब हम फोर्स लिख रहे हैं तो फोर्स लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैंने जब F21 लिखा था ना, मैं दिमाग में, देखो ये लिखना तो, इसको इक्वेशन को डेवलप करना इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास एग्जाम में, हमें सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेकंड पे लगने वाला फोर्स फर्स्ट के कारण, F on 2 due to first is simply Q1 Q2 by R cube। ये तो हम समझते हैं, R क्या है, मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के बीच की दूरी है, सिंपल, R इज द मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर आप जो वेक्टर लिखेंगे ना, वो कौन सा लिखेंगे, जिसके ऊपर आप फोर्स निकालना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जिसके कारण फोर्स निकाल रहे हैं। रिमेंबर दिस, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, यहां पर मैं लिखूंगा R21 वेक्टर, और R21 क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब है R2 वेक्टर माइनस R1। किसके कारण फोर्स निकाला जा रहा है, फर्स्ट के कारण। किसके ऊपर निकाला जा रहा है, सेकंड के कारण। तो सेकंड जिसके ऊपर निकाला गया माइनस जिसके कारण निकाला गया, इतना याद रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अगली चीज जो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको याद रखनी है, व्हाइल यूजिंग वेक्टर फॉर्म, जब आप वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखें, सब्स्टिट्यूट चार्जेस विथ प्रॉपर साइन। चार्जेस विथ प्रॉपर साइन, हमेशा चार्जेस को प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे आप।
अगर आपने प्लस माइनस की गड़बड़ की तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन में गड़बड़ आ जाएगी, जो हम नहीं चाहेंगे। तो हमेशा याद रखें Q1 Q2 को हमेशा प्रॉपर साइन के साथ ही सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए इस पे अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं, जिससे ये कॉन्सेप्ट और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स थे। Let us say we have two charged particles with us. Okay, there are two charged particles. एक पार्टिकल है A जो कि -1 माइक्रोकूलम का है। कितने का है? -1 माइक्रोकूलम का है। और ये जो है ये पोजीशन 122 मीटर पे सिचुएटेड है। एक और चार्ज पार्टिकल है B जो कि 2 माइक्रोकूलम का है, लेकिन ये सिचुएटेड है 2,2,1 पे, इतने पे ये सिचुएटेड है। मैंने आपसे पूछ लिया कि फोर्स बताइए ऑन A ड्यू टू B। B के कारण A के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या आप फोर्स निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। हम जानते हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B। A पे लगने वाला फोर्स B के कारण हम लिखेंगे KQA/QB अपॉन R क्यूब। R तो सिंपल सी बात है, A और B के बीच की दूरी है। और यहां लिखूंगा R वेक्टर। अब ये कौन सा वेक्टर होता है? जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया, जिसके कारण लगा। तो मुझे फोर्स किसके ऊपर निकालना है? A के ऊपर। किसके कारण? B के ऊपर। तो ये क्या लिखूंगा? RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर। या फिर इसी चीज को आप क्या कह सकते थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो मुझे यही तो चाहिए, निकाल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कैन बी रिटन एज RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर। चलिए RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर कर लेते हैं। लिखिए I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस इसके कोऑर्डिनेट्स 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का I कैप, J कैप कैंसिल हो जाता है और K कैप में आपके पास केवल प्लस का K कैप बच जाएगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? B, जिसके ऊपर निकाला गया, जिसके कारण निकाला गया। तो ये चीज आपके पास आ गई RAB वेक्टर। अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लूं कि RAB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये तो सिंपल, ये तो √2 है। आपको साफ पता चल रहा है 100√1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, सवाल सॉल्व हो चुका है। अब आपको अगर फोर्स निकालना है तो सबसे पहली सावधानी, QA और QB को ध्यान रखें, साइन के साथ रखें। स्केलर फॉर्म में हम साइन नहीं रखते थे, हम डायरेक्शन वहां खुद ही इंटरप्रेट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम जब वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो चार्जेस के साइन के साथ रखेंगे। 9 × 10⁻⁻⁹ QA -1 × 10⁻⁻6, ये -1 है। फिर अपन ने लिखा 2 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म और मल्टीप्लाई में आएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये क्या निकाला था हमने? -I कैप प्लस K कैप। और डिवाइड किससे करेंगे आप? R क्यूब से। व्हाट इज R क्यूब? √2 का क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने मान लिया कि हमने एक क्यूब उठाया, ठीक है? यू हैव अ क्यूब, और क्यूब है जिसका साइड मैंने आपको दे दिया लेट अस से A। क्यूब का जो साइड है वो दे दिया गया है A। लेट अस से ये x है, ये y है और ये z। क्यूब का साइड A है, ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। मैंने कहा कि हर वर्टेक्स पे एक चार्ज प्लेस है, ठीक है? तो 8 वर्टेक्स हैं और 8 वर्टिसेस पे आपने 8 चार्जेस को प्लेस कर दिया। 8 चार्जेस आर प्लेस्ड, ठीक है? वर्टिसेस कह दीजिए या कॉर्नर्स कह दीजिए, ठीक है? आपके पास 8 चार्जेस प्लेस्ड हैं। मैं इनको नेम कर देता हूं। लेट अस से दिस इज A, B, C, D और दिस इज ऑलरेडी O, और D, E, F एंड G, ठीक है? फाइन। अब आपके पास इस तरीके से एक सेटअप है। हर एक पे चार्ज Q रख दिया गया है। Q
इस पे भी Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q, हर 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 कॉर्नर पे आपने क्या कर दिया है, एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अब आपके पास क्योंकि हर पार्टिकल अच्छे से प्लेस हो चुका है, मैंने आपसे पूछ लिया। चलिए बहुत सिंपल सा पहला सवाल बहुत सिंपल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द फोर्स ऑन E ड्यू टू बी। ई पर जो चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है उसके ऊपर फोर्स बता दीजिए उसके कारण जो बी पे प्लेस है। फाइन, अब बहुत आसान है, एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आइए मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के 0 0 0 हैं। हर एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। तो मैं चाहूंगा कि अपन बी और ई पे ही फोकस करें। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, एक्स एक्सिस में ए चले, वाई में चले, जेड में कुछ नहीं चले, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0। इस तरीके से e के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहें तो x एक्सिस में कुछ ना चले, y में कुछ ना चले, z में a चल के आ गए, तो एक e के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे 0, 0, a। दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन E ड्यू टू B। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, k q अपॉन a क्यूब। नहीं 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 नहीं, a क्यूब कैसे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, जिसे मैं कह देता हूं डिस्टेंस बिटवीन B एंड E, पोजीशन वेक्टर ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू B का क्यूब, मैग्नीट्यूड निकालना है। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, जिसके ऊपर फोर्स निकाला है, जिसके कारण निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू B। अच्छा, ये चीज कैसे लिखी जाती है, ये लिखी जाती है RE माइनस RB के रिस्पेक्ट में, टर्म्स में। चलिए RE पोजीशन वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का A के कैप, माइनस का A के कैप, और आप माइनस कर देंगे B के कोऑर्डिनेट्स को, सॉरी दिस इज प्लस, प्लस का A के कैप। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 I कैप, 0 J कैप, प्लस A के कैप, माइनस B के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, A I कैप प्लस A J कैप प्लस 0 K कैप। सो ये फैक्टर एसेंशियली जो निकल के आता है वो आता है माइनस का A I कैप, माइनस का A J कैप प्लस का A K कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आ गया आपके पास। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिंपल है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। शायद मेरे हिसाब से हमारा सवाल यही खत्म हो गया। अब आपके पास k की वैल्यू आपको पता है, q दे रखा है, ये जो चीज है ये √3a आ गई, यहाँ पर आप रख सकते हैं, ये पोजीशन वेक्टर आ चुका है, सारी चीजें आप इसमें फिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट इसी क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि इसी में एक और पार्ट है जो आप घर पे ट्राई करें। अब वो पार्ट क्या है, फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू द रिमेनिंग 7 चार्जेस। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना मुश्किल काम है। देखिए, अब अगर मैं इसे स्केलर फॉर्म में करने की कोशिश करता तो मैं हर एक को डायरेक्शन देता, डायरेक्शंस को रिजॉल्व करता, ये वो बहुत सारे फोर्सेस के रेजोल्यूशन आते और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ सा हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप जो नेट फोर्स निकालेंगे ओरिजिन वाले के ऊपर, ओरिजिन वाले पे जो चार्ज रखा हुआ है, आप हर एक के कारण फोर्स निकालेंगे। फोर्स ऑन origin due to charge particle A, force on O due to B, force on O due to C, force on O due to D, force on O due to E, plus force on O due to F, plus force on O due to G। 1 2 3 4 5 6 7 7 फोर्सेस हैं, सातों के लिए आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। और देखिए, क्योंकि ये वेक्टर में डायरेक्टली ऐड हो जा रहे होंगे तो आपको वेक्टर सम मिल जाएगा। सो दिस फॉलोज फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाइए। अब आप इन सातों फोर्सेस को कैलकुलेट कीजिए और ओरिजिन पे नेट फोर्स आप खुद से घर पे ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या लिमिटेशंस है कूलम्ब्स लॉ की। पहली चीज तो कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस,
इट इज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस कि चार्जेस जब रेस्ट कंडीशन पे हो मतलब एटलीस्ट एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होना जरूरी है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा आप ध्यान से समझिएगा। जब हम स्टैटिक की जगह मूविंग चार्जेस को यूज करने लगते हैं, so if we are using moving charges in place of static charges, the magnetic field also comes into play because moving charges will produce magnetic field around themselves and hence a magnetic force will also start acting between the charged particles. So in that particular case the Coulomb's law will not give you the net force between the two charged particles. तो जब मैग्नेटिक फील्ड भी लगने लगेगा तो कूलम्स लॉ आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं देगा क्योंकि अब वहां पर नेट कुछ और होगा, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा, तो उसके कारण से आपको नेट फोर्स नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम स्टैटिक चार्जेस के लिए ही कूलम्स लॉ यूज करेंगे। सेकंड जो है दैट इज रिगार्डिंग पॉइंट चार्जेस। अब ये जो लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ऐसा क्यों कह रहा हूं पॉइंट चार्जेस के लिए, क्योंकि अगर पॉइंट चार्जेस नहीं है, इफ यू हैव एक्सटेंडेड बॉडीज जिसपे चार्ज जो है वो फैला हुआ है, तब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण उनके बीच का इंटरैक्शन फोर्स जो है वो चेंज हो सकता है। अब कैसे हो सकता है समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक हॉलो मेटालिक स्फीयर था, ठीक है, जिसपे आपने एक चार्ज दे दिया और वो चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मैं यहाँ पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके पास में ले आता हूँ। मान लीजिए मैं प्लस क्यू चार्ज इसके पास में ले आता हूँ, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, ध्यान से इफेक्ट देखिएगा इस प्लस क्यू का। ये प्लस क्यू इस बॉडी में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। डेंसिटी का मतलब मैं नंबर डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्जेस बढ़ना चालू हो जाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब अब पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और नेगेटिव चार्जेस इधर आ चुके हैं और पॉजिटिव चार्जेस इधर बढ़ गए, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी है वो भयंकर रूप से बढ़ जाएगी। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज before the introduction of the induction of charges इंड्यूस होने से पहले हम ऐसा मान रहे थे कि भाई इसका नेट चार्ज जो है वो यहाँ सेंटर पे ही मौजूद था, ठीक है। अगर मैं कह दूं इन दोनों के बीच की दूरी जो r है तो इनके बीच के फोर्स को मैं F कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर लिख सकता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। अब वो यहाँ ना रह के बिल्कुल बीचों बीच ना रह के इस प्लस क्यू के कारण कहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर। अब सेंटर पे नहीं है, इट इज नो लॉन्गर एट द सेंटर, इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया है तो ये जो नई दूरी है वो बन गई r डैश और ये r डैश जो है वो r से ज्यादा हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि अब जो फोर्स लग रहा होगा ना वो k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर के कंपैरिजन में कुछ कम लग रहा होगा, बिकॉज इफेक्टिव सेपरेशन जो है चार्जेस के बीच का बढ़ चुका है। तो समझिएगा फोर्स जो है वो घट जाएगा अगर आपके पास ये वाला जो चार्ज है Q ये पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। इसी का उल्टा सोच के देखिए, अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस Q को लेके आता तो इस पर जो फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव को तो अच्छा लगेगा कि चलो भाई नेगेटिव चार्ज आ गए हैं, बुला रहे हैं, तो दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या कि यहाँ पर अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट गेटिंग रिपेल्ड फ्रॉम दिस माइनस Q। तो नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी इधर बढ़ जाएगी, या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी कम हो गई। तो इफेक्टिवली जहां पहले आप सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ मान रहे थे, अब सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ शिफ्ट हो चुका है। मतलब पहले R ये था लेकिन अब जो R डैश है वो ये है और वो इनफैक्ट R के कंपैरिजन में छोटा हो चुका है। तो अगर इफेक्टिव सेपरेशन घट गया
तो अब जो इनके बीच का फोर्स है K स्मॉल q कैपिटल Q, इस पे जो चार्ज था वो कैपिटल Q था, अपॉन r स्क्वायर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो, सॉरी ज्यादा हो जाएगा। अब जो इनके बीच में फोर्स है वो k q q by r स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? इफेक्टिव सेपरेशन जो है वो घट चुका है। अब तो इसका मतलब फोर्स ज्यादा हो सकता है व्हेन ये वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव हो। तो देखिए एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में आप नहीं जानते, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन, सो कूलम्ब्स लॉ विल गेट disturbed accordingly. So this is the limitation of Coulomb's law, applicable only for static charges and point charges only. Here we end our discussion about Coulomb's law. The next topic of discussion is electric field. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझने के लिए हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स वो बिना कांटेक्ट के हुए भी हो रहा था। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, वैसे ही ये वाला जो फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कांटेक्ट फोर्स नहीं था। ठीक है, कुछ दूरी पे भी वो आपस में फोर्स एक्सर्ट कर पा रहे थे। तो वो किस कारण से कर पा रहे थे, हमें ये समझने की जरूरत है। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हर एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अराउंड इटसेल्फ। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इज सिमिलर टू, आप रिलेट कर सकते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि जैसे कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड बनाने से क्या हुआ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हमारी धरती माता का, ठीक है, अर्थ का एग्जांपल ले रहा हूँ। अर्थ भी क्या करता है, अपने अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, और क्योंकि हम उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं तो हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान से समझिएगा, आप देखने लग जाए कि भाई कहाँ है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो दिखेगी नहीं आपको, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को उठा के आप ड्रॉप कर दीजिए, पेन को उठा के आपने ड्रॉप कर दिया, तो एक्चुअली स्पीकिंग ये नीचे क्यों गिर रहा है, ये गिर इसलिए रहा है नीचे क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो याद ये रखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की फील्ड के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लगने लगता है। क्लास 10th में एक साल और पीछे चले जाएं तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी बार मैग्नेट के लिए। ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे थे तब ना चाहते हुए भी, बिना सोचे समझे भी, आप एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, बार मैग्नेट जो है अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है, अपने आसपास की स्पेस को इस तरीके से मॉडिफाई कर देता है कि अगर आप वहां पर आयरन नेल्स लाके रखें तो वो अट्रैक्ट हो जाते थे। तो वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। तो मोटे मोटे रूप में आपको ये समझ में आना चाहिए कि फील्ड फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्या, एक्चुअली एक चार्ज पार्टिकल जो है अपने अराउंड एक ऐसी स्पेस बनाता है कि उस स्पेस में अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल आपने लाके रख दिया तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है, रिपल्शन भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। तो मान लेता हूं कि सपोज ये कोई चार्ज था, अब ये चार्ज क्या करता है, जैसे मैंने कह दिया कैपिटल Q चार्ज था, तो ये अपने अराउंड एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर देता है, ये कुछ भी ऐसे ही मैंने बना दिया है रफ डायग्राम, कि अगर आप कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उठा के इस फील्ड के अंदर ले आए, इस रीजन के अंदर ले आए, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ऐड कर सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रिपल्शन हो जाएगा, अगर ये चार्ज कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हर चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब हम केवल यूं हवा में बातें नहीं कर सकते क्योंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिफाई भी करना चाहेंगे। क्वांटिफाई करने का मतलब है एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कितनी तगड़ी है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावरफुल है एट अ गिवन प्लेस, या कितनी वीक है। तो उसके लिए वी डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। हम क्या करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करना चाहेंगे एट अ गिवन पॉइंट।
तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से इसे जाना जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में कई बार मैं EFI भी लिखता हुआ चलूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है या कितनी कम पावरफुल है। कंपेयर कीजिए वही बार मैग्नेट वाले एग्जांपल से। अगर आयरन नेल बहुत पास पड़ा है बार मैग्नेट के तो बहुत तेजी से वो अट्रैक्ट होगा, लेकिन बहुत दूर है, काफी दूर रख दिया तो हो सकता है उसके ऊपर कोई इंटरेक्शन भी ना लगे। तो एक्चुअली जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे वैसे वैसे फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। फाइन। उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट डिफाइन करते हैं, व्हिच इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। फिर वही सर, आपने तो हवा में बात कर दी कि कहां से स्ट्रेंथ हम पता लगाएं, तो इसको भी पता लगाने का तरीका बनाया गया। वो क्या तरीका बनाया गया, ध्यान से देखिए। एक चार्ज उठाया गया कैपिटल Q। क्या उठाया गया, एक चार्ज उठाया गया कैपिटल Q। इस चार्ज को नाम दिया जाता है सोर्स चार्ज। ये कौन सा चार्ज होता है, सोर्स चार्ज होता है। ये सोर्स चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसने क्या कर दिया, अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में गुस्ताखी करने के लिए आप एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। कौन सा चार्ज लेकर आते हैं, टेस्ट चार्ज। इनफैक्ट जो मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूं वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसे टेस्ट चार्ज कहा गया। देखिए दो टाइप के चार्जेस को डिफाइन कर दिया यहाँ। एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या हुआ, सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जानना, उसकी स्ट्रेंथ को जानना हम चाहेंगे। ठीक है। सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड whose intensity we are required to evaluate. और टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज which will test the presence of electric field inside it. For example, वही वाली बात हो गई कि हम जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है, वो फील्ड हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो मौजूद है। उसकी मौजूदगी को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या कर दें, सपोज एक पेन को इस तरीके से ड्रॉप कर दें, ये नीचे क्यों गिरा, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण गिरा, ग्रेविटेशनल पुल के कारण गिरा, तो आप कहेंगे कि ये एक टेस्ट ऑब्जेक्ट था। उसी तरीके से एक टेस्ट चार्ज है जो इस फील्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में काम आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज EFI, जिसे हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज डिफाइंड बाय फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज को हमने डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रहना चाहिए। अब देखिए मोटे मोटे रूप में अगर मैं ये भी बता दूं आपको कि इन दोनों के बीच की दूरी r थी तो आप क्या बहुत आसानी से लिख देंगे, सर इनके बीच का फोर्स तो हो गया k q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और q नॉट से आपको इसे डिवाइड भी करना है, q नॉट से q नॉट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, दैट बिकम्स kq अपॉन r स्क्वायर। ये वो फील्ड है, वो फील्ड इंटेंसिटी है जो ये सोर्स चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे r बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। एक बात और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज पे। और हम चाहते भी यही थे भाई, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो उसमें टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इंक्लूड होनी चाहिए थी। तो ये याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सोर्स चार्ज ओनली। इसके बारे में मैं वापस डिस्कशन करूंगा, एक पूरा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी के लिए आप ये समझिए कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स न्यूटन अपॉन चार्ज, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो गया, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। अगर आप और आगे पढ़ेंगे, जब मैं आगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है जिसे कहते हैं वोल्ट पर मीटर। अभी के लिए आप लिख सकते हैं, बाद में वापस से आएगा ये, वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट होता है।
अच्छा, अगर मैं चाहूं कि आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दें, आराम से बता सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन इज mlt-2 और कूलम चार्ज जो होता है वो होता है a × t, तो ये हो गया mlt-3 और a-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। देख सकते हैं ये वेक्टर साइन लगाया मैंने, एक एरो हेड लगाया है, तो रिमेंबर दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द डायरेक्शन along which, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है along which a unit positive charge, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग जाए वही डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। इसी एग्जांपल को देखता हूं, ये कैपिटल Q इस प्लस Q नॉट को क्या कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। फोर्स की डायरेक्शन यही है और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस पॉइंट पे हमने इंटेंसिटी निकाली थी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इनफैक्ट आपको ये याद रखना होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेटेस्ट से अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप किसी पॉइंट पे मेजर कर पाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में, अभी हम कह देते हैं कि हमें पता ही नहीं है, ये रीजन है और मुझे नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग जाए उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ली जाएगी। अगर मैं कह दूं इसी स्पेस में मैंने एक नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया था और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा, तो याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप क्या ले लेंगे? इसके अपोजिट लेंगे। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। कैसे? आप एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, जो फोर्स है उसे हम लिख सकते हैं Q0 × E। क्या लिख सकते हैं? Q0 × E। इनफैक्ट ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपने चार्ज Q रख दिया तो द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय QE। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। अब आपको जगह जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी जाएगी और कहा जाएगा फोर्स निकालिए। तो देखिए, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। अगर आपने चार्ज को नेगेटिव मान लिया तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं F/Q0 तो इसमें एक बहुत भयंकर विपदा है। अब वो क्या चीज है वो समझिएगा, एक बहुत बड़ा सा झोल है। भाई मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि हर एक चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक, चलिए इस कैपिटल Q ने तो अपने अराउंड बहुत बड़ी सी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q0 को रखा। क्या Q0 को अधिकार नहीं है कि वो भी अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए? बिल्कुल है, वो भी अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। तो अब अगर मैंने कह दिया कि इस पॉइंट पे आपने इंटेंसिटी निकाली, तो ये इंटेंसिटी क्या केवल इस प्लस Q के कारण है या ये Q0 भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? एक्चुअली ये Q0 भी उसे इन्फ्लुएंस करेगा। तो हम चाहेंगे कि इस Q0 का इन्फ्लुएंस ना आए, क्योंकि सोर्स चार्ज ही है जिसके कारण हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो याद रखें, इसी एक्सप्रेशन को और मॉडिफाई किया जाता है और फोर्स को इस तरीके से लिखा जाता है, लिमिटिंग केस ऑफ Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन, ध्यान से समझिएगा। हम चाहते हैं कि ये Q0 इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए जिससे कि इसका खुद का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही ना पाए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका कुछ तो भाई Q0 को आप जीरो तो कर नहीं सकते, भाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो बेसिक यूनिट है वो स्मॉल e के तो बराबर होगा ही कम से कम। तो फिर भी हम ये ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम Q0 को इतना छोटा मान रहे हैं। तो इसीलिए यही चीज है टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी। टेस्ट चार्ज लिया क्यों जाता है?
टेस्ट चार्ज वो लिया जाता है जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो, और वो कब हो सकता है, जब उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो, टेंडिंग टू जीरो हो। तो व्हेन दिस q naught tends to zero, it will not produce any electric field around itself, and hence it will not disturb the electric field of the original configuration. फाइन, इसीलिए आप एक्सप्रेशन में लिमिटिंग केस ऑफ q naught tends to zero भी डाल देते हैं। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। एक बात और याद रखनी है, ये वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये जो E है, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E लिमिटिंग केस ऑफ q naught tends to zero, ये वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है। रिमेंबर दिस इज वी आर टॉकिंग ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कूलम्स लॉ में भी, कि कंजर्वेटिव फोर्स की बात होती है, तो यहाँ पर भी हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे हैं कि the work done for a round trip must be zero, and the work done depends only on initial and final positions and not on the path followed. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जाती थी अराउंड एक बार मैग्नेट ले लीजिए या एक करंट कैरिंग वायर ले लीजिए, आपने 10th क्लास में बनाई है फील्ड लाइंस। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसेप्चुअलाइज किया जाता है कि भाई किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बैठी हुई है तो वहां पर किस तरीके से बिहेवियर होगा चार्ज पार्टिकल का, उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये सारी बातें बताने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इन्हें फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, और इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, कंसेप्चुअलाइज करने के लिए हम लाइंस का यूज करते हैं। लाइंस को ड्रॉ किया जाता है जिससे कि हमें उसकी डायरेक्शन का पता चले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब देखिए, अब कुछ हम प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, एक एक करके आप इन्हें नोट करते जाएं। प्रॉपर्टी नंबर 1, these are imaginary or hypothetical lines. Actually they are not visible, they are just graphical representation. यही बात मैंने कही, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल है। हमने मान लिया है कि चार्ज पार्टिकल इस तरीके से फील्ड लाइंस बना रही है, बट एक्चुअली फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमें दिख नहीं रही है, वो विजिबल नहीं है, वो केवल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके का बिहेवियर चार्ज पार्टिकल का यहाँ होने वाला है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, for a positive charge electric field lines of force originate from positive charge and go radially outward up to infinity. For negative charge the electric field lines of force actually end up radially into the negative charge where they were starting from the infinity. बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक यूनिट, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और रेडियली आउटवर्ड चली जाती हैं टुवर्ड्स इंफिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए। यहां से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट की और इंफिनिटी की तरफ गई। नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी से आती हैं और इवेंचुअली एंड अप होती हैं आके नेगेटिव चार्ज पे। तो फॉर नेगेटिव चार्ज द फील्ड लाइंस emerge from infinity and radially end up to the negative charge. ये याद रखना चाहिए आपको। थर्ड प्रॉपर्टी states the number of lines leaving a positive or negative charge is proportional to the magnitude of charge. ये एक और अच्छी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि एक चार्ज पार्टिकल रिलेटिवली कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। अगर एक चार्ज पार्टिकल से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं वो ज्यादा है तो हम कहते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल या चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है। देखिएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। मान लीजिए कि मैंने कुछ इस तरीके की एक बॉडी बनाई, ठीक है, एक और दूसरी बॉडी है। लेट अस से इस पे जो फील्ड लाइंस है, यहाँ से फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है,
ये जो फील्ड लाइंस है इससे बाहर की तरफ जा रही हैं, और एक और ये जो चार्ज पार्टिकल है इससे जो फील्ड लाइन जा रही है वो कुछ ऐसे जा रही है, एक और चार्ज बॉडी थी। ठीक है, तो अब अगर मैं इनकी फील्ड लाइंस के नंबर को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं लेट अस से इसका इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो q1 था, इसके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो q2 था। आप देख पा रहे हैं जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ जा रही हैं, तो एक्चुअली दीस आर पॉजिटिव चार्जेस। अगर फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही होती तो वो नेगेटिव चार्ज होती। तो q1 के लिए अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की है। तो और सेकंड Q2 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7 फील्ड लाइंस ही ड्रॉ हो पाई। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो Q1 चार्ज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनेंगी चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हुई। फोर्थ प्रॉपर्टी, property number 4, the density of field lines or the number of field lines per unit area perpendicular to the lines at any point is proportional to the magnitude of field at that point, or otherwise stating closer the field lines greater is the intensity of electric field। देखिए समझने की बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है किसी जगह पे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। अगर कहीं पर दूर दूर है फील्ड लाइंस तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, फाइन ये सारी इक्वली स्पेस्ड हैं, मैंने कह दिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर सारी फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं तो ए पर और बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इक्वल सी है। अच्छा, लेकिन अगर मैंने कह दिया कि कुछ फील्ड लाइंस ऐसी सी हैं, सपोज तो मैंने कह दिया कि लेट अस से एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंपेयर कीजिए तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, crowded the field lines और greater is the density in a given area, किसी given area में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वो जगह जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। नोट कर लीजिए ये वाला पॉइंट। अगली चीज, property number 5, the lines of force exist only if there is an electric field, since electric field inside a conductor is zero or at any point which is neutral point the electric field is zero, there cannot be the existence of field lines। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो चैप्टर के आगे आएगा, आगे बढ़ते हुए सेक्शंस में आपको पता चलेगा कि जब हम एक कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहे होते हैं, रिमेंबर मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, यूजुअली जो शब्द है उसी का ही खेल है। कई जगह इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको मिलेगा कंडक्टर लिखा हुआ कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अच्छी बात है, आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसे याद रखें कि एक कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, ये वर्ड मत भूलिएगा, जब मैं आऊंगा इस सेक्शन पे तब आपको पता चलेगा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, या हम ये भी जानते हैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में, हाँ हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में जहां नेट फोर्स जीरो हो रहा हो। समझने की बात है, अगर वहां पर नेट फोर्स जीरो है मतलब वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी नहीं रही है, क्योंकि F इज इक्वल्स टू QE, याद रखना है F इक्वल्स टू QE। अगर फोर्स जीरो है तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही होगी। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, वहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे। यही प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल वहीं एग्जिस्ट कर सकती हैं जहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो। प्रॉपर्टी नंबर 6, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम the electric lines of force are always perpendicular to the surface of conductor। हम कह रहे हैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हो, इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो चुका है। अब देखिए कोई भी कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात भी हम और आगे करेंगे। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का कंडक्टर है जहां पर लेटर से मैंने कह दिया है एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, प्लस क्यू पास में पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ आएंगी। आप जान चुके हैं पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं और नेगेटिव पे एंटर करती हैं। तो हम फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनाएंगे, देखिए बताइए क्या ये वाली फील्ड लाइन पॉसिबल है क्या कि एक फील्ड लाइन ऐसे चली गई? नहीं, ये वाली फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे, मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डीएल से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रहनी चाहिए। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सही बात है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये वाली फील्ड लाइंस ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इनफैक्ट फील्ड लाइंस ऐसे ही जाएंगी कि वो कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलरली ही एंटर करें या एग्जिट करें। फाइन। इसी तरीके से एक सवाल पूछा गया था। अब इस सवाल का पैटर्न देखिए क्या था, आपको मार्क करना था कि करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनमें से कौन सी हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक फील्ड लाइन ऐसे बनाई गई, ठीक, कंडक्टर है, ये कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक, एक फील्ड लाइन को तो ऐसे ही भेज दिया गया, ठीक है, एक फील्ड लाइन ऐसे बनाई गई, यूं अंदर घूमी और फिर बाहर चली गई, और एक फील्ड लाइन को ऐसे बनाया गया। अब आपसे पूछा गया कि कौन सी वाली फील्ड लाइन पॉसिबल है, ए बी सी या डी? बताइए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, सोचिए थोड़ा सा और आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्या ए वाली फील्ड लाइंस इस कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर है? नहीं है। बी वाली कोई फील्ड लाइन अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती कंडक्टर के अंदर, ये भी खत्म हो गया, और इसी आर्गुमेंट से सी भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट आप देखिए इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर होना है, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हो रही है, परपेंडिकुलरली ही एंटर की और परपेंडिकुलर तरीके से ही एग्जिट की। हमें कैसे पता चला परपेंडिकुलर? देखिए ये ऑब्वियसली रेडियस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अज्यूम कर सकते हैं, और ये क्या है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एंटर करनी चाहिए और परपेंडिकुलर ही एग्जिट करनी चाहिए। हर कोई एंगल पे नहीं हो सकता ये काम, ठीक है, हर किसी एंगल पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर 7, if the lines are parallel and equally spaced they represent uniform electric field। अब ये देखिए कि क्या बताया जा रहा है, अगर फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड आपको कहीं पर दिख जाएं, पैरेलल हो और इक्वली स्पेस्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पॉइंट कर रही हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, तो अगर ये इक्वली स्पेस्ड हो तो अपन कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ शब्द हैं जो आपके सामने मैं यूज कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी कैसी हो सकती है, एक हो सकती है यूनिफॉर्म और एक हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इफ विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर मैं बात करूं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह एक जैसी हो,
जिसका मतलब है वो स्पेस पे डिपेंड ना करे, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। इफ the electric field is independent of position with respect to space, the electric field is uniform. If it is depending upon the position in the space, it is non-uniform. अब जैसे आपने ये पॉजिटिव चार्ज के लिए देखी ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल पास में हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन जो है वो कम होती चली जाएगी। तो हम कहेंगे कि इस पूरी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। फाइन। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि स्पेस के साथ नहीं टाइम के साथ वेरिएशन आता है। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही है तो वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही है तो वो कांस्टेंट है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है तो दैट इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन टर्म्स के साथ आप अच्छे से एक्वेंटेड हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझने के लिए है। टेंजेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। The tangent at any given point gives the direction of electric field intensity at that point. This is also the path on which a unit positive charge will tend to move if free to do so. मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके की थी, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है। मैंने कह दिया सपोज ये पॉइंट P है, ठीक है, और सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये Q है। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो आप सीधा सीधा सा कह देंगे सर ये तो जो ये लाइन बनी हुई है वही तो है। नो, याद रहे अगर मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो मुझे यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट gives the direction of electric field intensity। तो ये EP है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P। सिमिलरली यहाँ पर मुझे टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा किस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। और याद रहे ये वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग जाएगा, बिकॉज फोर्स इज गिवन बाय QE। तो जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मार्क हो जाए उसी डायरेक्शन में आपको उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी मिल जाएगा। They should not be confused with trajectories of motion of charged particles. The tangent to trajectory gives the direction of velocity. On the other hand, the tangent to field line at any point coincides with the direction of force, which is QE, which is actually the direction of acceleration A. अब देखिए समझिएगा, अगर आप ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन ले लें, मतलब ये कोई भी पाथ है, चार्ज्ड पार्टिकल का पाथ है, ठीक है, जब मैं पाथ की बात कर रहा हूं और आई शुड से ट्रैजेक्टरी, जब अपन ट्रैजेक्टरी की बात कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है। कौन सी डायरेक्शन देता है? वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाया जाए तो वो E की डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, व्हिच मींस फोर्स की डायरेक्शन देगा, व्हिच इज QE। और यही फोर्स उस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन दे सकता है, व्हिच इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? QE by m। ये वो एक्सेलरेशन है जो उस चार्ज पार्टिकल पे एक्ट कर रहा होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली वेलोसिटी और लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो सेम डायरेक्शन में हो। कभी-कभी ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं इफ वी आर टॉकिंग ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। आप जानते हैं काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूं, अगर v और a सेम डायरेक्शन में मतलब हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल जो ट्रैजेक्टरीज होते हैं उसमें जो है v और a के जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे होते हैं। एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में लग रहा होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और होती है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ट्रैजेक्टरी अलग चीज हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो हम टेंजेंट बनाते हैं वो एक अलग चीज होती है। प्रॉपर्टी नंबर 10,
The electric field lines can never form closed loops because if they do so, the work done around a closed path will be non-zero, which contradicts its conservative nature. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी क्लोज्ड लूप्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई और उसी पॉइंट पे वापस आ गई। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने कहा कि लेटर से मैंने एक चार्ज पार्टिकल को, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस व्हिच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो अगर यहां पर एक चार्ज पार्टिकल था, मान लीजिए Q, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो लेटर से चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा मूव कर गया QE फोर्स के कारण, तो हर पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, एक QE फोर्स, यहाँ पर भी ऐसे ही QE लग रहा होगा, यहाँ पर भी QE, यहाँ पर भी QE, यहाँ पर भी QE, यहाँ पर भी QE, QE, हर डायरेक्शन में Q into E फोर्स लग रहा होगा। तो सोचिए जहां से चालू किया अगर वहीं पर वापस आ गए तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो वर्क जो है कैसे निकालते हैं, dw बराबर क्या होता है, f डॉट dx। तो अगर मैं इसे टेंजेंशियली छोटा छोटा सा मूवमेंट भी दे रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, qe डॉट dx हो जाएगा ना, और e डॉट dx यहाँ पर एक नॉन जीरो टर्म आ जाएगी। तो पूरे एक क्लोज्ड लूप में घुमाने पर वर्क जो है वो नॉन जीरो इवैल्यूएट हो जाएगा, दिस विल नॉट कम आउट टू बी जीरो। और अगर एक नॉन जीरो वर्क आ गया तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फिर नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगी, जो कि गलत बात है, वो इसकी कॉन्ट्राडिक्ट करेगी कंजर्वेटिव नेचर को। तो रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप नहीं बनाती, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस नहीं आती, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कंडक्टर्स के लिए भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर के सरफेस पे आके टर्मिनेट हो जाती है, अंदर नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है, no two electric field lines can cross each other because at the point of intersection we get two directions of electric field intensity which is absurd or which is not possible। Remember, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पे क्रॉस कर रही हो, तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अब कंफ्यूज हो जाएगा कि चलो भाई यहाँ एक टेंजेंट बनाया, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ पर एक टेंजेंट बना दिया इस कर्व के लिए, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, तो दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएंगे, दो डायरेक्शन मिल जाएंगे कि चार्ज पार्टिकल मूव कर जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अचानक से बेंड भी नहीं होती कि आपने कह दिया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी सी बन सकती है क्या, यहाँ गई और अचानक से ऐसे आ गई, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेंडिंग वाले पॉइंट पे फिर वही कंफ्यूजन कि टेंजेंट कैसे बने, और टेंजेंट नहीं बन पाएगा तो हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो आल्सो इट कैन नॉट हैव शार्प बेंडिंग्स। इन फैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म स्मूथ कंटीन्यूअस कर्व्स। नेगेटिव चार्जेस, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी, ठीक है। तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसी, सपोज फील्ड लाइंस हमने कुछ ऐसी सी ड्रॉ कर ली, पॉजिटिव से निकलती हुई और नेगेटिव में एंटर करती हुई। इनफैक्ट इस कॉन्फ़िगरेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट जो पोलैरिटी है वो अलग होती है। अब देखिए मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड इसलिए कहा, आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए मैंने 8 फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 फील्ड लाइंस अंदर एंटर करती हुई। सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके लिए फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनती है। सिमिलरली आप दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए भी, दोनों इक्वल हैं, ये प्लस q1 है और ये भी प्लस q1 है, इस सिस्टम के लिए भी फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ होंगी, यहां बीचों बीच आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, और इसे हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक जैसा है, मतलब ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो एग्जैक्टली बीचों बीच अगर मैं एक चार्ज लेके आ जाऊं तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल पॉइंट वो जगह है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए या फिर नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। सो रिमेंबर, अगर दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये आप नोट कर लीजिए, अगर दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा, बिल्कुल मिडवे में, बिल्कुल बीचों बीच जो है एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड दूसरे से ज्यादा हो, मान लेता हूं कि ये प्लस Q1 है और ये वाला जो है ये प्लस Q2 है, और Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो Q2 से बड़ा है, ठीक है, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी। तो Q1 का मैग्नीट्यूड अगर Q2 से ज्यादा है तो अब इस केस में न्यूट्रल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है एंड इट लाइज टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। अब आप जानते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स उठा लिए थे Q1 और Q2, और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो नेट फोर्स जीरो कहां होगा, समवेयर क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। तो यही न्यूट्रल पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है।